चलो आ जाओ यार बच्चों, करें हम लोग स्टार्ट। मुन्ना आ जा। बस ये आपकी जो स्टेट बोर्ड की बुक है इसके अंदर में जो सेल्फ प्रैक्टिस के क्वेश्चन है बस वो ही करने हैं अभी हाल फिलहाल में, है ना। करें हम लोग स्टार्ट, चलो करें क्या बच्चों। जर्नल ये वाला टॉपिक हमारा चल रहा था, सबको अगर याद आ रहा होगा तो। जर्नल के अंदर में हमने लास्ट लेक्चर में कुछ थ्योरी पार्ट देखा था, इंपॉर्टेंस और यूटिलिटी ऑफ अकाउंट्स डॉक्यूमेंट। अकाउंट्स डॉक्यूमेंट क्या होते हैं, वाउचर्स क्या होते हैं, ये हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, राइट। देन हमने देखा था स्पेसिमेन ऑफ जर्नल। अच्छा ये नहीं देखा था जर्नल वाउचर का स्पेसिमेन क्या चीज है, स्पेसिमेन फॉर्मेट। अच्छा ये फॉर्मेट फिक्स नहीं है गाइस, ये फॉर्मेट समय समय पे चेंज होते रहते हैं। और मैं तो बोलूँ आज के टाइम पे सब फॉर्मेट आपको देखने भी नहीं मिलेंगे क्योंकि सब कंप्यूटराइज अकाउंटिंग हो गया है ना, सॉफ्ट कॉपी हो गई है बिल की, और हर एक किसी का फॉर्मेट अपना अलग अलग हो सकता है, प्लीज़ ध्यान देना। जर्नल वाउचर इज बेसिक और ओरिजिनल वाउचर। अच्छा यहाँ पे इसको ओरिजिनल वाउचर क्यों बोला है, ध्यान से सुनना बेटा, है ना। आ जाओ सब लोग ध्यान देना। अगर किसी बच्चे को अगर अभी नहीं भी होगा बेटा मानस आपको, तो आगे जाके फाउंडेशन में सब है ना। आगे जाके मतलब कुछ ही महीनों बाद आपको फाउंडेशन का भी सारी चीज़ें पढ़नी है तो उसके अंदर सब देखने मिलेगा ही है। बेसिकली इसको ओरिजिनल वाउचर क्यों बोला गया है, ध्यान से सुनना सब लोग, क्योंकि इसी को देख करके अकाउंटेंट एंट्री पास करता है। इसी को देख करके अकाउंटेंट क्या करता है बेटा, एंट्रीज पास करता है। ये बुक्स ऑफ ओरिजिनल या फिर इसकी जो फाइल रहती है उसको हम लोग बोलते हैं फाइल ऑफ ओरिजिनल अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट, और प्यार से अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट को वाउचर बोलते हैं, इसीलिए इसको ओरिजिनल वाउचर भी या ओरिजिनल अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट भी बोला जाता है। on the basis of which transaction should be recorded or journalized in the journal book। अब जर्नल वाउचर का एक सिंपल सा फॉर्मेट दिया हुआ है कि फर्म का नाम लिखा रहेगा, ये वाउचर नंबर कौन सा है ना, 1 2 3 4 5, या कुछ लोग मंथ के हिसाब से वाउचर्स भी बनाते हैं, कुछ लोग मंथ के हिसाब से भी रखते हैं। जनवरी मंथ का पहला बिल, जनवरी का दूसरा तो 1.1 1.2 1.3 1.4, या जैन 1 जैन 2 जैन 3, फरवरी का पहला बिल फेब 1 फेब 2, ऐसे भी कर सकते हैं कुछ लोग। तो ध्यान से सुनना, वाउचर नंबर, नेम ऑफ द फर्म, ट्रांजैक्शन नंबर, डेट, बाद में कौन सा अकाउंट इसमें डेबिट हो रहा है और कौन सा अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, उसकी डिटेल्स लिखी रहेगी, अमाउंट लिखा रहेगा, और अमाउंट इन वर्ड्स, किसने अप्रूव किया, किसने ऑथोराइज किया और साइन कर गए, दैट्स इट। इसको देख करके अकाउंटेंट क्या करता है, एंट्री पास करता है, जर्नल एंट्री पास करता है। अब ध्यान से सुनना, काफ़ी लोगों के मन में आ रहा होगा सर ये एक्चुअल में है क्या, सर ये परचेज बिल है, नो। सर ये सेल बिल है, नो। ये जर्नल वाउचर है। रियल लाइफ में जो लोग बिजनेस करते हैं, जो धंधे वाले लोग हैं, इसको जेवी जेवी बोलते रहते हैं, जेवी मारना है, जेवी मारना है। जनरली जेवी कहाँ पे यूज़ होता है, ध्यान से सुनना। मान लो मैंने परचेज की एंट्री मुझे पास करनी है, तो मेरे पास क्या आएगा टेबल पे, परचेज बिल, ध्यान से सुनना। सेल की एंट्री मुझे पास करना है, मैं अकाउंटेंट हूं, तो मेरे टेबल पे क्या आएगा, सेल बिल। बैंक से कैश विड्रॉ किया किसी ने, तो मेरे टेबल पे क्या आएगा, विड्रॉल स्लिप। बैंक में पैसे डिपॉजिट किए, मुझे उसकी एंट्री मारना है, तो जब तक डिपॉजिट स्लिप मेरे टेबल पे नहीं आती मैं एंट्री नहीं पास करूंगा। पैसे विड्रॉ किए, तो जब तक मेरे टेबल पे विड्रॉल स्लिप नहीं आ जाती मैं एंट्री पास नहीं करूंगा। मैं परचेस की एंट्री कब तक पास नहीं करूंगा, जब तक मेरे टेबल पे ओरिजिनल परचेस बिल नहीं आ जाता। सेल की एंट्री कब तक पास नहीं करूंगा, जब तक सेल बिल मेरे पास नहीं आ जाता। यस और नो। लेकिन अब मुझे तुम एक बात बताओ, डिप्रिसिएशन चार्ज करना है, जैसे ये टीवी है 10,000 का, 5 साल इसकी यूजफुल लाइफ है, 1 साल यूज कर लिया मतलब अंदाजन 2,000 रुपये का टीवी हमने एंजॉय कर लिया, कंज्यूम कर लिया, यूज कर लिया, डिप्रिसिएशन। अब इसके लिए कौन सा बिल है, समझ में आया क्या, इसके लिए कौन सा बिल है, कोई बिल नहीं। सैलरी देना है एम्प्लॉय को, तो क्या एम्प्लॉय मुझे बिल देंगे क्या, कौन सा बिल है, कोई बिल नहीं है। तो ऐसे ट्रांजैक्शन जिसके लिए कोई बिल नहीं है, उन सारे ट्रांजैक्शंस की एंट्री अकाउंटेंट के मन से पास करेगा क्या, नो। तो वहां पे अकाउंटेंट को अथॉरिटी लेनी पड़ती है
वो अप्रूव होता है, अप्रूवल अथॉरिटी की साइन रहेगी, उसके बाद ही वो एंट्री पास कर पाएगा। कल चल के अकाउंटेंट ने एंट्री पास कर दी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश 10,000, और वो 10,000 खुद के जेब में रख लिए, किसने अप्रूव किया उसे? तो ऐसी एंट्रीज, ऐसे ट्रांजैक्शन जिसके लिए कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, कोई बिल नहीं है, तो वहाँ पे अकाउंटेंट मन से एंट्री पास नहीं करेगा। वहाँ पे अकाउंटेंट को एक डॉक्यूमेंट बना के दिया जाएगा ऑथोराइज्ड पर्सन से, जो ये अप्रूव करेगा, और वो डॉक्यूमेंट का नाम है जेवी, और उसमें सब लिखा रहेगा कौन सा अकाउंट डेबिट करना है, सैलरी अकाउंट, कौन सा अकाउंट क्रेडिट करना है, बैंक अकाउंट। अप्रूव हो गया, अब वो एंट्री पास करेगा, बैंक के अंदर में जाएगा, बैंक वाले रिस्पेक्टिव एम्प्लॉय के अकाउंट में सैलरी ट्रांसफ़र कर देंगे। डिप्रिसिएशन, कोई बिल नहीं बनता है, तो कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, डिप्रिसिएशन। डोंट वरी, आगे डिप्रिसिएशन नाम का एक टॉपिक आएगा। कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा, एसेट अकाउंट, टीवी अगर है तो टीवी अकाउंट, कार है तो कार अकाउंट, यस और नो। डिप्रिसिएशन की वजह से एसेट की वैल्यू कम होती है। डिप्रिसिएशन इज द रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ असेट। जैसे जैसे असेट को हम लोग यूज करते हैं, पुरानी होती है, समय टाइम पास होता है, वैसे वैसे असेट की वैल्यू कम कम होती जाती है। तो जितने से असेट की वैल्यू कम होती है, उस अमाउंट को हम लोग प्यार से डिप्रिसिएशन कहते हैं गाइस। ये बात समझ में है? बोल बेटा। ऑथोराइज पर्सन में भी सीईओ हो सकता है, सीएफओ हो सकता है, मैनेजर हो सकता है, मैनेजिंग डायरेक्टर हो सकता है, मे भी फुल टाइम डायरेक्टर, मे भी पार्ट टाइम डायरेक्टर, मे भी उस कंपनी के अंदर में कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट जॉब कर रहा है, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हो सकता है। ये सुन, क्लियर है? तो ऐसे ट्रांजेक्शन जिसके लिए कोई बिल नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट जनरेट नहीं हो रहा है, तो उनकी एंट्रीज अकाउंटेंट मन से पास करेगा क्या? नो। तो वहां पे कौन सा डॉक्यूमेंट पैदा होगा? जेवी। समझ में आया सभी को? पक्की बात। उसके बाद कैश वाउचर, एंट्री पास ही नहीं कर सकता, वरना मैं अभी बताया फ्रॉड होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। जितने भी एंट्रीज है, हर एंट्री के लिए एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होना चाहिए। जो एंट्री के लिए कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट नहीं मिल रहा है, डायरेक्टली जेवी जर्नल वाउचर बनाओ और वो वाउचर को देख करके एंट्री पास करो। कुछ बात समझ में आई सभी को? पक्की बात। अब जैसे यहाँ पे पंकज चाय वाले का मंथली बिल देता है 800 रुपये, 1000 रुपये, 2000 रुपये कैश दे देता है। अब चाय वाला बिल देगा क्या? सामने के टपरी वाला नो। तो मैं कैसे पहचानूँ, मैं कैसे समझूँ पंकज ने जो बिल के पैसे दिए वो करेक्ट है? हो सकता है बिल 800 का है, पंकज ने 1100 रुपये दिए चाय वाले का बोल के, 300 खुद के जेब में रख लिए होंगे। तो अपन क्या करते हैं, इसलिए यहाँ पे वाउचर बना करके रखते हैं। पंकज को बोलता हूँ, अगर किसी को तू पैसे दे रहा है, या तो सामने वाले से बिल ले, और अगर सामने वाला बिल नहीं देता है तो उससे साइन करवा के ले कि वो कितने पैसे ले रहा है और क्यों ले रहा है, एक वाउचर पे। समझ में ये बात सभी के लिए? पक्की बात। तो वो हो गया वाउचर। अब कभी कभी वाउचर, अब उस केस में जर्नल वाउचर भी हो सकते हैं, कैश पेमेंट किया तो कभी कभी कैश वाउचर भी हो सकते हैं, डिपेंड्स अपॉन द ऑर्गेनाइजेशन। यस और नो? पक्की बात। ताकि मुझे समझ में आ जाए कि जो उसने 800, 1100, 1200 जो पैसे दिए वो सच में उसी पर्पस के लिए और ज़्यादा अमाउंट नहीं लिया है। इसीलिए कागज, डॉक्यूमेंट, एविडेंसेस की जरूरत होती है। कुछ बच्चे सोचेंगे सर पंकज ने चाय वाले के साथ सेटिंग कर ली होगी, तो कब तक कर सकता है? इसीलिए तो ऑडिटर है, मैं नेक्स्ट टाइम चेक भी करवाऊंगा। या मैं बोलूंगा कि आज के 1-2 महीने पहले तक के तो चाय का बिल 800 आता था, अब इस महीने से 1200 कैसे हो गया? क्या उसने 1.5 गुना रेट कर दिएगा चाय का? मैं पता लगा होगा, नहीं चाय का रेट तो सेम है, फिर बिल बाद 1.5 गुना कैसे हो गया? 800 का 1200, 50% से इंक्रीज हो गया। चाय, नंबर ऑफ चाय बढ़ गई क्या पंकज अपने ऑफिस में? नहीं सर, चाय भी नहीं बढ़ी, चाय उतनी है। बढ़ी तो किसको पूछ के बढ़ाई? चाय दिन में 2 बार आनी चाहिए, 2 बार चाय आ रही है। तो जब ना रेट बढ़ा है, ना नंबर ऑफ टीज बढ़ी, ना कोई मेहमान आया, तो फिर ये पैसे कैसे बढ़े? समझ में आया क्या? तो वहाँ पे पकड़ में आ जाती है। इसीलिए क्या पैदा हुआ इस दुनिया में? ऑडिट। ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, वाउचर्स एंड रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स टू चेक वेदर द बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर शोइंग ट्रू एंड फेयर व्यू और नॉट। क्या बुक्स ऑफ अकाउंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू शो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? ये चेक करने की प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? ऑडिट। अगर किसी को ऑडिट प्रैक्टिकली समझना है तो आप आपका फोन अनलॉक करके आपके मम्मा पापा के टेबल पे रख दो 10-15 मिनट के लिए और बाहर घूम के आओ। आने के बाद आपको ऑडिट का प्रैक्टिकल मीनिंग समझ में आ जाएगा। आपके मम्मा पापा या भाई बहन किसी को भी फ़ोन के बारे में अगर जानकारी है तो उनको जैसे समझ में आया कि बच्चे का फ़ोन तो अनलॉक है,
अनलॉक फोन दिख गया, व्हाट्सअप चेक कर लिया, गूगल हिस्ट्री चेक कर ली, यूट्यूब हिस्ट्री चेक कर लिया, इंस्टाग्राम के मैसेज, टेलीग्राम के मैसेज, व्हाट्सअप के मैसेज, टेक्स्ट मैसेज, फेसबुक मैसेंजर, इंस्टाग्राम मैसेंजर, सब उन्होंने फोटोज, वीडियोस, फोल्डर्स सब चेक कर लिया। और आने के बाद सब लोग आपकी तरफ ऐसे देख रहे हैं। समझ जाओ आपके फोन का क्या हो चुका है, ऑडिट। मतलब आपके फोन को क्या कर लिया उन्होंने, चेक कर लिया, वेरीफाई कर लिया, एग्जामाइन कर लिया, स्क्रूटिनाइज कर लिया, टटोल लिया पूरा फोन को। तो हम लोग यहाँ पे फोन का ऑडिट करने की बात कर रहे हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स का, बुक्स ऑफ अकाउंट। तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स के ऑडिट में बुक्स को चेक करते हैं, फोन के ऑडिट में फोन को चेक करते हैं। कुछ बात समझ में आ रही है सभी को? पक्की बात। किसी को ट्रायल लेना है क्या? नहीं, किसी को नहीं। किस किस के फोन में पासवर्ड है रे यहाँ पे? सभी के। तो पासवर्ड क्यों रखते हैं? अच्छा, तो मतलब घर जाने के बाद पासवर्ड रिमूव हो जाता है? अच्छा, सबको, सबके घर वालों को मालूम है पासवर्ड क्या है? फिर ठीक, नहीं मालूम। चलो आ जाओ। उसके बाद हम लोग देखते हैं कैश वाउचर। अच्छा, यहाँ पे जेवी के अंदर में समझ में आया कौन सा अकाउंट डेबिट हो रहा है, कौन सा क्रेडिट हो रहा है। अच्छा, अब एक आधी इंफॉर्मेशन आपकी पेपर में फॉर्मेट में छूट भी जाती है, बट जरूरी कौन सी इंफॉर्मेशन है मैं रेड पेन से मार्क कर रहा हूँ। नेम ऑफ द फर्म, वाउचर नंबर, डेट, डेबिट अकाउंट, क्रेडिट अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, और ऑथोराइज बाय और साइन। नहीं, कंपलसरी सारे नहीं, मैंने पहले बताया कि फॉर्मेट फिक्स नहीं है। एक आध दो आइटम इसके अंदर से है, जो आइटम मैंने रेड पेन से मार्क नहीं किए वो अगर आप फॉर्मेट में लिखना भूल भी जाते हो तो भी आपके नंबर नहीं कटेंगे। अगर आपने दोनों भी नहीं लिखा, अप्रूव्ड एंड ऑथोराइज, कभी कभी ऑथोराइज एंड अप्रूव्ड सेम ही ऑथोरिटी होती है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। डेबिट क्रेडिट अमाउंट, नेम, वाउचर, ये इंपॉर्टेंट है। डेट इंपॉर्टेंट, हेडिंग इंपॉर्टेंट। सर क्या सभी तो आ गया इसमें? हाँ, 90% चीजें आ गई है। क्लियर? तो सर फिल करने के लिए भी आता है? नहीं, कोई आज के टाइम पे वाउचर जनरल ये ना, ये सारी चीजें आजकल कंप्यूटराइज हो गई है, आपको अथॉरिटी मिल जाती है। हाँ, छोटी मोटी ऑर्गेनाइजेशन जैसे अपनी ऑर्गेनाइजेशन में आज भी मैनुअल बनते हैं वाउचर्स। नहीं, एग्जाम के अंदर में फॉर्मेट आएगा, आपको बोल दिया जाएगा फॉर्मेट बनाओ जर्नल वाउचर का 4 नंबर के लिए। सर अगर ऐसा पूछा कि जनरल एंट्री पास करनी है तो नॉर्मल करे कि इस फॉर्मेट में? नहीं नहीं, इस फॉर्मेट में नहीं करना, फिर तो आपकी शाम हो जाएगी, पेपर खत्म नहीं होगा। नहीं नहीं, वो इसलिए पूछ रहा है क्योंकि यहाँ पे लिखा है ना डेबिट अकाउंट, क्रेडिट अकाउंट, इसके लिए पूछा होगा। नहीं नहीं नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, आज तक इतिहास में कभी नहीं आए। फिर तो एक 15 जर्नल एंट्री है तो 15 पेज के वाउचर ही बन जाएगी ऐसे। नहीं सर, मतलब अगर ऐसा क्वेश्चन नहीं आता ना कि 5 मार्क के लिए कि तो एक जर्नल एंट्री है उसको वाउचर के फॉर्म में लिखो। किस आज तक तो आया नहीं, लेकिन अगर वैसा अगर पूछ लिया तो आप बना लोगे आराम से। एक एंट्री पास कर लोगे, आप एंट्री पास कर लोगे और उस एंट्री में कौन सा अकाउंट डेबिट हुआ, कौन सा क्रेडिट हुआ, अमाउंट यहाँ पे लिख दोगे और ऑथर ये सब डैश डैश कर दोगे। साइन भी डैश, साइन नहीं कर गया ना पेपर में, आपका नाम, आपका साइन, आपका सिग्नेचर, आपका नंबर, या कोई ऐसी चीज जिसकी वजह से पेपर चेकर आपको इस दुनिया में ढूंढ पाए, ऐसी कोई भी चीज नहीं लिखना उसमें। नहीं नहीं, लिखना नहीं ना कुछ भी, डैश डैश कर देना। आपका नाम कहीं नहीं है, नहीं, खाली रखना। नाम आ गया, पेपर चेकर आपको फोन लगाया कि हाँ तेरा पेपर मेरे पास है, दे 2 लाख रुपए, मैं तेरे को अच्छे नंबर देता हूँ। समझ में आ गया? इसलिए पेपर में आप ऐसी कोई आपकी निशानी, नाम, मता, पता, एड्रेस, मोबाइल नंबर, मेल आईडी, टेलीग्राम का आईडी, इंस्टा आईडी, फेसबुक आईडी, कुछ भी नहीं लिख पाओ। अगर लिखा और पकड़े गया तो आपको डिबार कर देंगे 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए। मतलब आपकी फिर 11th या 12th जो भी एग्जाम में आपने ऐसा किया, वो एग्जाम आपको कब देनी है? 3 साल बाद। 3 साल तक आप लाइफ में खाली बैठो, एंजॉय करो। दूसरा है बेटा कैश वाउचर। दूसरा है कैश वाउचर। कैश वाउचर इज द एविडेंस ऑफ कैश पेमेंट एंड कैश रिसीट। ध्यान से सुनना, आज के बाद लाइफ टाइम ध्यान रखना। इस दुनिया में जितने भी फ्रॉड या झमेले होते हैं ना फाइनेंस से रिलेटेड, उनमें 90% केसेस में कैश इन्वॉल्व होती है। फ्रॉड करने के लिए सबसे बढ़िया चीज है कैश। बैंक से पेमेंट लेन देन किया तो उसमें फ्रॉड जनरली होने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि एविडेंस है, बैंक के सिस्टम में आपका एंट्री आ गया ना। ऑनलाइन में वो तो वो लोगों से मूर्खता हो जाती है जिनको किसी से लिंक आई। अब तुम मुझे एक बात बताओ,
मैंने तुमको लिंक भेजा और मैंने बोला कि इस लिंक के ऊपर तू क्लिक कर, तुझे पैसे देने हैं और तू इसके ऊपर क्लिक कर, और वो अमाउंट भी पूछेगा, तो तू बोलेगा भैया पैसे देने तो डायरेक्टली ट्रांसफर कर दो ना, लिंक पे क्लिक करने का काम नहीं है। समझ में आया क्या? तो जनरली वैसे फ्रॉड होते हैं जिसमें इंसान ने गलती की है, उसको लगेगा कि पैसे आने के लिए लिंक पे क्लिक करके पासवर्ड डालना पड़ता है, तो आने के लिए कोई पासवर्ड कभी भी डालने की जरूरत नहीं है। तुमने गलत सलत लिंक के लिए क्लिक कर दिया होगा, ऐसे किसी लिंक पे क्लिक किया जिससे आपकी फोन की मिरर इमेज सामने वाले के पास आ गई, तो वही ये फ्रॉड होते हैं। अदरवाइज जनरली जो फ्रॉड होते हैं वो सबसे बड़े फ्रॉड होते हैं कैश में, क्योंकि कैश का हिसाब किताब नहीं है। मैंने इसको 10 लाख रुपए दे दिए, ये 10 लाख रुपए लेके चला गया, 5 मिनट बाद इसने बोला सर कौन से 10 लाख? मेरे पास क्या सबूत है कि मैंने इसको 10 लाख दिए? क्या उन नोटों के ऊपर मेरा नाम लिखा हुआ था? क्या वो नोटों के नंबर सिर्फ मुझसे बिलोंग करते हैं? नो। इसीलिए फ्रॉड के लिए मैक्सिमम लोग कैश का इस्तेमाल करते हैं। जब कभी भी आप कहीं पे पेमेंट करते हो, सामने वाला बोल रहा है कैश में पैसा दे, तो बोलो नहीं दादा, मैं जीपे, फोन पे, ऑनलाइन करूँगा। हाँ, मेरे साथ वैसा मत करना। समझ में आएगा? मुझे जीएसटी देना पड़ता है हर चीज़ का। तो अगर आप कहीं पे किसी के साथ कैश में डील कर रहे हो तो समझ जाओ, और उसके लिए अगर आपको पक्का बिल नहीं मिल रहा है और आपने कैश दिया, तो समझ जाओ आपका जो दिया हुआ कैश है उसके ऊपर सामने वाला इंसान टैक्स नहीं पे करेगा। और ऐसी कमाई जिसके ऊपर वो टैक्स नहीं पे कर रहा है वो काली कमाई है, ब्लैक मनी। यस और नो? क्लियर? तो कैश वाउचर इस काली कमाई को रोकने के लिए एक छोटी सी पहल, जो कि बुरे तरीके से फेल हुई, बहुत कम ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो होती है सारी चीज़ें। कैश अगर आ रहा है या कैश जा रहा है तो उसके लिए एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट क्या पैदा होगा? कैश वाउचर, कैश पेमेंट और कैश रिसीट। जैसे अभी थोड़ी देर पहले एग्जांपल दिया था, पंकज ने चाय वाले का बिल पे किया, चाय वाले ने बिल तो दिया नहीं, तो हम ही एक वाउचर बनाएंगे, उसके ऊपर चाय वाले की साइन लेंगे, पैसे मिला ले, किस चीज़ के? चाय के, इतना इतना, चल तेरी साइन कर, पंकज साइन करेगा, मैं चेक करूँगा, खत्म। समझ में आया क्या? या फिर पैसा कहीं से आ रहा है मेरे पास, कहीं अगर मान लो मानस आया मेरे पास, बोला सर ये 10,000 रुपये आपको देने के लिए उस इंसान ने बोला था, ये 10,000 में आपको दे रहा। बोला हाँ ला दे 10,000। बोले सर ऐसे नहीं, 10,000 आप कैश ले रहे हो ना मुझसे, मुझे पावती होती तो दो कि आपको 10,000 मिल गए। तो फिर से मैं कैश वाउचर 10,000 मुझे रिसीव हुए, किससे? मानस से। किसके बिहाफ में? उसका भी नाम लिख करके मेरी साइन करके मैं मानस को दे दूंगा, और उसकी एक कॉपी किसके पास रहेगी? मेरे पास। डुप्लीकेट कॉपी में रहता है जनरली, नीचे की कार्बन कॉपी मेरे पास। तो वो डेबिट वाउचर या क्रेडिट वाउचर? कौन सा? जो आपने नो, कैश वाउचर ये जो मैंने बनाया कैश रिसीट के लिए बनाया, डेबिट क्रेडिट वाउचर नहीं है। डेबिट नोट क्रेडिट नोट अलग चीज है। ये बस इस बात का सबूत है कि मुझे पैसे मिल गए, ये इस बात का सबूत है कि तूने मुझे पैसे दे दिए। बरोबर है क्या? जब कभी भी कैश आता है बिजनेस में या कैश जाता है बिजनेस के अंदर में, यस और नो, तो उस समय मुन्ना प्लीज ध्यान देना, हम लोग कौन सा वाउचर बनाते हैं? कैश वाउचर। जो तुम बोल रहे हो डेबिट नोट क्रेडिट नोट, डेबिट वाउचर, कैश वाउचर कैन बी ऑफ टू टाइप्स। अच्छा, तो फिर ये लो, ये है कैश का क्रेडिट वाउचर, क्रेडिट कैश वाउचर, और ये है डेबिट कैश वाउचर। पेमेंट्स का क्रेडिट रिसीट। बरोबर है? पेमेंट का क्रेडिट क्यों किया हमने? कैश एसेट है, एसेट का डेबिट, बैलेंस कैश कम हो रही है तो क्रेडिट करो, तो ये क्या हो गया? क्रेडिट कैश वाउचर। आई थॉट डेबिट नोट क्रेडिट नोट के बारे में बात कर रहे हो। नो, डेबिट नोट क्रेडिट नोट अलग चीज। अब यहाँ पे पेमेंट किया तो यहाँ पे कौन सा वाउचर बनेगा? क्रेडिट कैश वाउचर। रिसीट हुआ, डेबिट कैश वाउचर। यस और नो? ये बात समझ में है सभी को? तो इफ एनी डॉक्यूमेंट फ्रॉम द पेई, पेई यानी कौन? जिसको पेमेंट मिल रहा है। जैसे मैं पे हूँ, मानस मेरे पास आया पैसा लेकर के, तो मैं कौन हो गया? पे। मैंने किसी को पेमेंट किया तो मैं सामने वाले से बिल लूंगा, सामने वाले से वाउचर लूंगा? नहीं है, तो मैं ही एक वाउचर बना दूंगा कि मैं तुझे पेमेंट कर रहा हूँ। तो हम लोग क्या करते हैं? जनरली पेई से लेते हैं। मानस के समय पेई कौन था? मैं। तो मानस ने वाउचर किससे लिया? मुझसे। चाय वाले को जब पेमेंट किया तब पेई कौन था? चाय वाला, जिसको पैसा मिल रहा है। उसके पास वाउचर नहीं था तो मैंने मेरे वाउचर पे चाय वाले से साइन करवा के लिया। तो जिसको पैसा मिलता है वो साइन करके देता है। समझ में आ रहा है क्या? जिस जो एग्जांपल में जैसे बोला कि मुझे किसी ने मान लो आप शौर्य ने मुझे दिया और मैंने आपको दिया, बरोबर है, तो इस शौर्य के बिहाफ में। शौर्य के बिहाफ। हाँ हाँ, तो इस केस में पेई कौन है? क्योंकि उसने दिए मुझे लेकिन आपको देने के लिए दिए। पेई तो अल्टीमेट मैं ही हूँ, तो फिर तू तो सिर्फ जरिया है। हाँ, तो पेई मैं, हाँ, जिसको अल्टीमेट वो अमाउंट मिल रहा है। यस और नो? तू सिर्फ जरिया है, वो देता था, वो नहीं था, तूने दे दिए, तो पेई कौन हो गया? उस अमाउंट के लिए पेई मैं हो गया। इट इज द डॉक्यूमेंट ऑन विच बेसिस द एंट्रीज विल मेड। इसी के भरोसे हम लोग एंट्री करते हैं। ठीक है, बोलने की बात नहीं, हर बार वाउचर के भरोसे एंट्री हम लोग करते हैं बेटा। इसका बहुत सिंपल सा फॉर्मेट दिया है।
कैश वाउचर, मान लो यहाँ पे ओनली लेक्चर्स लिखा हुआ है, बानेर पाषाण लिंक रोड, डेट पे टू ऑन अकाउंट ऑफ, क्यों दिए, डेबिट अकाउंट। अब यहाँ पे कैश वाउचर हमने किसको पे किया, चाय वाला, चाय वाला, ऑन अकाउंट ऑफ टी बिल फॉर सितंबर 2023। डेबिट अकाउंट कौन सा रहेगा, टी एंड रिफ्रेशमेंट अकाउंट। टोटल कितना दिया, जो भी अमाउंट था वर्ड में हमने लिख दिया 800 रुपये। रिसीवर वो चाय वाले की साइन ले लिया हमने यहाँ पे, डेबिट अमाउंट के इसमें चाय वाले का नहीं लिख सकते क्या? किसमें, चाय वाले का क्यों चाय वाले का अकाउंट क्यों डेबिट करेंगे, क्रेडिटर है ना। नो 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 नो, हमने चाय का बिल पे किया, चाय का बिल हमारा ड्यू होता था मंथ एंड में, जिस समय ड्यू हो गया तभी पे कर दिया, तो काहे का क्रेडिटर। क्रेडिटर कब बनता है, ड्यू हो गया लेकिन पे नहीं किया तो ही क्रेडिटर बनेगा ना, ड्यू हो गया लेकिन अभी तक पे ही नहीं किया तो क्या बन गया मेरा वो, क्रेडिटर। पर क्रेडिटर यहाँ पे नहीं बना, बरोबर। चलो आगे बोल बेटा, कुछ डाउट है। डेबिट नोट में स्टैम्प वगैरह भी है। हाँ रहता है ना, मैंने स्टैम्प का तो उस दिन बताया था ना, आगे हम लोग डेबिट नोट है कि मैंने स्टैम्प भी तो बनाया था उसके अंदर में, स्टैम्प भी रहेगा, विदाउट स्टैम्प डेबिट नोट वैलिड हो ही नहीं सकता। और यहाँ ट्रांसफर वाउचर्स भी है। हाँ हाँ रहेंगे सारे रहेंगे। ट्रांसफर वाउचर बेसिकली कि नहीं, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में, जैसे कि नहीं एक कंपनी है जिस कंपनी के P&L अकाउंट के अंदर में बैलेंस पड़ा है 10,000 रुपए, कंपनी को ये सारा का सारा प्रॉफिट बांटना नहीं है, तो कंपनी क्या करती है, इसमें से थोड़ा सा रिजर्व में ट्रांसफर कर देती है। तो P&L अकाउंट डेबिट मान लो 7,000 रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया और रिजर्व का बैलेंस बढ़ गया क्या, तो अभी अकाउंटेंट मन से थोड़ी एंट्री पास करेगा, इसके लिए कौन सा वाउचर बनाते हैं, ट्रांसफर वाउचर, जहाँ P&L से रिजर्व में। अरे आपके घर पे आपके पापा जितना पैसा महीने का अर्न करते सारा खर्च कर देते हैं, थोड़ा सा बचाते हैं, बचाना मतलब रिजर्व में डालना, तो कमाई में से रिजर्व में ट्रांसफर किया, यहाँ पे पैसा बाहर गया क्या, नो। इसीलिए इस एंट्री में देखो कैश अकाउंट ना डेबिट हुआ ना क्रेडिट हुआ, पैसा आप ही के पास है, बस आपने क्या किया, आपके वॉलेट के ऊपर के जेब से निकाल के अंदर के जेब में डाल दिया। जैसे कि नहीं, मानस के जेब में 2,000 रुपए पड़े थे, मानस को उसका दोस्त एक आते हुए दिख रहा, उधर से उसको मालूम है खर्चा करवाएगा मेरे से, तो मानस ने तुरंत 2,000 में से 1,900 रुपए वॉलेट के अंदर की जेब में डाल दिए, और दोस्त आया बोला चल पार्टी दे, मानस बोला 100 रुपए जो करना है कर ले, फिर वो दोस्त बोला अंदर की जेब में, नहीं वो काम के है, अंदर के जेब के पैसे जनरली दोस्त निकालते नहीं, क्योंकि वो उसको क्या सोचता है कुछ तो काम से रखा होगा, तो इसने पहले ही ऊपर के P&L अकाउंट से निकाल के अंदर के वॉलेट में रिजर्व में ट्रांसफर कर दिए। समझ में आया, पैसा गया क्या मानस से, नो, पैसा उसी के ऊपर के जेब से अंदर की जेब में गया, कैश का आउटफ्लो नहीं हुआ, इसलिए इस एंट्री में कैश अकाउंट नहीं बना। यहाँ पे कौन सा वाउचर बनेगा, ट्रांसफर वाउचर, कहां से कहां ट्रांसफर, P&L से रिजर्व में, क्लियर। आ जाओ आगे। उसके बाद टैक्स इनवॉइस, टैक्स इनवॉइस की तो पूरी काया पलट हो गई है, हाल फिलहाल में टैक्स इनवॉइस आपको जो देखने मिलते हैं काफी अलग अलग टाइप के देखने मिलते हैं, ध्यान देना। टैक्स इनवॉइस क्या चीज है, देखो बेटा, मान लो, देख बेटा ध्यान देना सब लोग, ये मैं प्रोडक्ट खरीदने गया किसी शॉप पे, ये शॉप का नाम है सुनील जनरल स्टोर, ये शॉप का एड्रेस, ये शॉप वाले का मोबाइल, ये GST नंबर है, हाँ ऑफ किसका है बेटा, GST नंबर ये दुकानदार का, ये कैश बिल का या बिल का जो भी नंबर होगा वो, ये डेट, ये मेरा नाम हरीश मथारिया, ये मेरा एड्रेस बानेर पाषाण लिंक रोड, और यहाँ पे मैंने क्या लिया उससे, रिमोट, और क्या लिया आपको समझाने के लिए, कीबोर्ड, रिमोट का HSN नंबर है, कीबोर्ड का HSN नंबर, ये HSN नंबर क्या रहता है ध्यान से सुनना, ये HSN नंबर GST डिपार्टमेंट वालों के काम का है, इस HSN नंबर के भरोसे डिसाइड किया जाता है कि उसके ऊपर GST का रेट क्या रहेगा, इस HSN नंबर के भरोसे डिसाइड किया जाता है कि उसका रेट क्या रहेगा, रिमोट का अलग है, कीबोर्ड का अलग है, टीवी का अलग रहेगा, कैमरे का अलग रहेगा, फ्रिज का अलग रहेगा, AC का अलग रहेगा, इसके भरोसे डिसाइड किया जाता है। ये एक अल्फा न्यूमरिक कोड होता है, ये कोड कभी लर्न नहीं करना, किसी से लर्न होते भी नहीं, हजारों लाखों आइटम है, उनके हजारों लाखों अलग अलग कोड्स है, राइट। तो HSN नंबर, उसके बाद रेट, क्या रेट है, रिमोट का रेट था @100, क्वांटिटी 1 into 100, बोलो GST कितना आ गया, 9%, 9%, टोटल अमाउंट 118, वैसे मान लो इसका टोटल अमाउंट आ गया 100 रुपए, टोटल कितना हो गया 218, फिर उसके बाद रुपीज इन वर्ड 218, मैंने पेमेंट अगर चेक से दिया, किसी बैंक से, बैंक का चेक दिया तो बैंक का डिटेल, बैंक नेम,
IFSC कोड, अकाउंट नंबर, सिग्नेचर और कुछ अगर एक्स्ट्रा कुछ है तो तो सर हर जीपे से दिया है तो फिर यहाँ पे बैंक नेम आ जाएगा, यहाँ पे लिख देंगे UPI और जीपे। हाँ, हर दुकान का फॉर्मेट अलग रहता हर दुकान का फॉर्मेट अलग है, लेकिन उसके अंदर में ये आना बहुत ज़रूरी है। ये GST नंबर दुकानदार का आना चाहिए, कस्टमर का नाम आना चाहिए, ये आना चाहिए, ये CGST SGST अलग अलग दिखना चाहिए, सिग्नेचर कंपलसरी होना चाहिए। ये सर नो कुछ आइटम आपको दिखेंगे जो हर जगह कॉमन है। और सबसे इंपॉर्टेंट भाई साहब, टैक्स इनवॉइस लिखा होना चाहिए। अगर किसी बिल के ऊपर टैक्स इनवॉइस नहीं लिखा है तो आपको उस बिल का क्रेडिट नहीं मिलेगा। मैंने जिससे रिमोट खरीदा, मैंने GST पे किया ना 9-9-18 रुपए, अगर इस बिल के ऊपर टैक्स इनवॉइस नहीं लिखा है तो मुझे इसका 18 का क्रेडिट नहीं मिलेगा पे करने के बाद भी। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट, टैक्स इनवॉइस लिखा होना चाहिए, हेडिंग बहुत ज़रूरी है। सो ये कुछ चीज़ें हैं फॉर्मेट बनाने के लिए जनरली बोला जाता है। देन क्रेडिट मेमो, क्रेडिट मेमो इज ऑल्सो नोन एज, हाँ बोलो बेटा, क्रेडिट मेमो इज ऑल्सो नोन एज इनवॉइस और बिल। क्रेडिट मेमो जनरली कहाँ यूज होता है बताओ तो? गुड्स परचेज किया, सेल किया, उधारी में, यस और नो, तो जनरली वहाँ पे क्रेडिट मेमो इशू किया जाता है। डिटेल में समझते क्या चीज़ है। When the goods are purchased on credit, a seller prepares a credit memo, sales invoice or tax invoice and send it to the customer along with the article. अरे आपने अमेजोन से कुछ बुलवाया तो आपको दो चीज़ आती है, एक आता है प्रोडक्ट जो आपने बुलवाया, प्लस दूसरा आता है आपको मेमो। मेमो यानी क्या? इनवॉइस। कुछ बात समझ में? सर लेकिन हम तो अमेजोन से कैश में खरीदते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे इन्होंने बोला है कि अगर आप लोग क्रेडिट में कुछ खरीद बेच रहे हो तो वहाँ पे इशू होता है। एक्चुअल में मेमो कैश और क्रेडिट दोनों भी ट्रांजैक्शन में आता है। क्रेडिट ट्रांजैक्शन में जो मेमो रहता है वो क्रेडिट मेमो, उसमें लिखा रहता है आखिर में अमाउंट रिसीवेबल, और कैश मेमो है तो अमाउंट रिसीवेबल कुछ नहीं रहेगा, आपका सेटल हो गया, पर मेमो तो रहेगा। मेमो यानी बेसिकली बिल। बिल समझ में आएगा सभी को? आ जाओ। व्हेन सेम मेमो इज इश्यूड टू द बायर इट इज कॉल्ड एज इनवर्ड इनवॉइस एंड द सेम मेमो ट्रीटेड एज आउटवर्ड इनवॉइस बाय द सेलर। अरे बाबा ये सेलर है, ये बायर है, बायर ने गुड्स परचेस किया, क्या ये गुड्स आ गया बायर के पास, बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्या हो गया? इनवर्ड इनवॉइस। परचेस बिल उसने परचेस किया ना, सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हो गया? आउटवर्ड इनवॉइस, सेल्स बिल। समझ में आया? अलग अलग लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से उसके नाम अलग अलग हो सकते हैं। डॉक्यूमेंट सेम, डिटेल सेम, अमाउंट सेम। उसके बाद therefore a credit memo is a statement given by the seller to the customer providing the details of the goods, rate of the goods, date on which the transaction happened, और क्या डिटेल रहेगा? GST नंबर रहेगा, सब कुछ उसके अंदर में लिखा रहेगा। ये सारी डिटेल लिखी रहेगी बेटा मेमो के अंदर में। कौन इशू करता है? सेलर। आप दुकानदार पे जाके आप ही बिल बनाते हो क्या? नो, बिल कौन बनाएगा? सेलर। और सेलर बिल बना के देगा, इसलिए सेलर के पास से बिल जा रहा है क्या? आउटवर्ड। सिंपल लॉजिकल वे में। आ जाओ आगे, प्लीज ध्यान देना बेटा। इन द परचेज बुक एंड सेल्स बुक एंट्रीज आर मेड ऑन द बेसिस ऑफ दीज मेमोज और इनवॉइस। क्लियर है? सो परचेज बुक और सेल्स बुक के अंदर में जो भी एंट्रीज होगी वो मेमो के भरोसे होगी। बाय द वे परचेज बुक में कौन सी एंट्री होती है? सब्सिडारी बुक्स आगे आएगा तब हम लोग देखेंगे। सब्सिडारी बुक में बेसिक्स में मैंने बताया था आपको, परचेज बुक में ऑल क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स, क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स। सेल्स बुक में ऑल क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स, और कैश बुक में क्या आएगा? ऑल कैश ट्रांजैक्शंस, कैश कैश बैंक। रिसीट का मतलब क्या होता है? इन मॉडर्न बिजनेस टू इंक्रीज द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेसमैन, टू इंक्रीज द प्रॉफिट द बिजनेसमैन सेल्स गुड्स ऑन क्रेडिट but the payment will made on future date. At the time of making payment, the receiver is required to acknowledge the payment. जैसे उस दिन जिस किसी के पापा आए थे, जब उन्होंने पेमेंट किया तो उन्होंने पंकज को बोला कि यार रिसिप्ट तो दे दो, पेमेंट किया उसका, तो सेकंड इंस्टॉलमेंट था तो पंकज ने एक रिसिप्ट प्रिंट करके दे दिया, तो वो क्या हो गया? रिसीट। जब कभी भी कोई इंसान आपको पेमेंट करता है तो आपको वो पैसा मिल गया, उसका एक्नॉलेजमेंट बोल करके आपसे जो डॉक्यूमेंट मांगता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? रिसीट। कुछ बात समझ में आई?
जब भी कोई इंसान आपको पेमेंट करेगा तो आपको उससे देना होगा ना कि भैया पैसे मिल गए, थैंक यू। तो बोलेगा भैया ऐसा मत बोलो, मैं बह रहा हूँ, सुनाई नहीं देता, लिख के दो। तो जिस पेपर पे लिख के दोगे उसे क्या बोलते हैं हम लोग? रिसीट। सो देखो ध्यान से सुनना, जनरली ये एस ने माल सेल किया बी को ऑन क्रेडिट। माल कब सेल किया? 1 जनवरी। बी ने पैसा कब दिया? 17 जनवरी। 17 जनवरी को बी ने इसको पैसे दिए और ये इसको क्या देगा? रिसीट। ये पैसे मिल गए, अब समझा, ये रिसीट देगा इसे। ये देखो ये रिसीट का फॉर्मेट। सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग लिखना बहुत जरूरी है, वरना इतने अच्छा हेडिंग जरूरी क्यों होता है? अकाउंट्स डिपार्टमेंट में हजारों डॉक्यूमेंट की रद्दी पड़ी होती है। सोचो किसी भी डॉक्यूमेंट पे हेडिंग नहीं है, आप चक्कर खा जाओगे वहाँ पे। इसलिए हर डॉक्यूमेंट का हेडिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनवॉइस है तो इनवॉइस, टैक्स इनवॉइस है तो टैक्स इनवॉइस, रिसीट है तो रिसीट, विड्रॉल स्लिप है तो विड्रॉल स्लिप, डिपॉजिट स्लिप है तो डिपॉजिट स्लिप, जेवी है तो जेवी। क्लियर? बालाजी एंड सन्स ये दुकानदार है, ये सेलर है। इसका जीएसटी नंबर। किससे मिला पैसा? फ्रॉम हरीश मथारिया। कितना पैसा मिला? सम लिख दिया। कैश मिला, चेक मिला, डीडी मिला, यूपीआई है, आरटीजीएस है, एनईएफटी है। उसके बाद नंबर, देन डेट, ड्रॉन ऑन। नंबर किसका? चेक नंबर। यूपीआई होगा तो उसका यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, यूएएन नंबर। उसके बाद पार्ट पेमेंट है, फुल पेमेंट है, और कौन से बिल के अगेंस्ट है? 1 जनवरी को जो बिल दिया था उस बिल का नंबर था B1, तो ये B1 के अगेंस्ट है। समझ में आया सभी को किसके अगेंस्ट पैसा मिल रहा है? ये स्टैंप और ये आधी साइन स्टैंप पे और आधी पेपर के बाहर। किसका फोटो बनाया मैंने स्टैंप पे बताओ? गांधी जी का फोटो है। चश्मा नहीं दिख रहा है क्या आपको? और जो भी अमाउंट रहेगी, रिसीवर सिग्नेचर। अच्छा यहाँ पे एक लिखा रहता है सब्जेक्ट टू रियलाइजेशन ऑफ चेक। क्या चीज है बेटा? अगर सामने वाले ने चेक दिया, सामने वाला चेक दे गया, अपने से रिसीट लेके चला गया और हैप्पी, बैंक में तो पैसे ही नहीं था उसके, खाली चेक बना के दे दिया, तो हमने आखिरी में क्या लिख दिया? ये सब कुछ वैलिड है। अगर तेरा चेक क्लियर होता है तो पता चला तेरे अकाउंट में, जिसने मानस ने मुझे चेक दिया, मानस मेरे से रिसीट लेके चला गया, मानस के अकाउंट में पैसे नहीं थे, बोलो चेक क्लियर होगा क्या? अब बताओ, मानस कल चल के ये रिसीट कोर्ट में पेश कर सकता है क्या? मैंने तो पैसे दे दिए, देखो सबूत है। कोर्ट क्या बोलेगा? चेक रियलाइज हुआ है क्या? मैंने बोला नहीं साहब, देख लो बैंक स्टेटमेंट। तो फिर ये रिसीट की वैल्यू 0 है। दिस रिसीट इज वैलिड सब्जेक्ट टू रियलाइजेशन ऑफ चेक। जैसे मान लो किसी बच्चे ने मेरे पास एडमिशन लिया, उसने मुझे चेक दिया फीस का पूरा 30,000 का चेक दे दिया और वो चेक क्लियर ही नहीं हुआ, तो क्या बोलेगा? सर आपने तो रिसीट दे दी, मेरा एडमिशन कंफर्म। मैं बोलूँगा भैया चेक क्लियर नहीं हुआ, सर रिसीट आ गई ना मेरे पास, अब तो मैं रोज आ सकता। फिर मैंने बोला रिसीट के पीछे पलट के देख, या रिसीट की टर्म्स कंडीशन में लिख, क्या लिखा है? सब अगर चेक दिया तो सब्जेक्ट टू रियलाइजेशन ऑफ चेक। चलो आगे। देन चेक। चेक क्या होता है बेटा? While dealing with the business transaction, businessmen use the different types of the checks to make the payment. Basically, check is an example of bills of exchange. सर ये क्या नया टर्म है? ये अभी नहीं, आपको आगे 12th में आएगा। चेक इज एन एग्जाम्पल ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। चेक में बेसिकली हम लोग, मुन्ना ध्यान देना, चेक में बेसिकली हम लोग हमारे बैंक को ऑर्डर दे रहे हैं। चेक में बेसिकली हम लोग हमारे बैंक को क्या कर रहे हैं बेटा? ऑर्डर दे रहे हैं। जैसे मान लो मानस मेरा स्टाफ है, मानस को 50,000 रुपये पर मंथ की सैलरी है, आज महीना खत्म हो गया, मानस आया बोले सर मंथ खत्म, सैलरी का चेक निकालो। बोला हाँ अभी देता। मैंने चेक के ऊपर मानस का नाम लिखा, 50,000 रुपये लिख दिए, ये चेक, ये अमाउंट में 50,000 रुपये लिख दिए, पेड टू ऐसा लिखा रहता है, पेड टू, मैंने आगे मानस का नाम लिख दिया, मानस जैन। यहाँ पे मेरा साइन है, मैंने साइन कर दिया, यहाँ पे डेट लिखी है, बैंक का नाम लिखा है और चेक नंबर होता है यहाँ पे, बराबर है क्या? मानस को मैंने चेक दे दिया। अब मानस वो चेक लेके कहाँ जाएगा? मानस उसके बैंक में वो चेक डिपॉजिट कर देगा। मानस की बैंक थी HDFC, मानस ने उसके अकाउंट में चेक डिपॉजिट कर दिया, लेकिन चेक था SBI का। HDFC के पास ये चेक आ गया क्या? HDFC वो चेक भेजेगी SBI के पास और HDFC SBI को बोलेगी तुम्हारा ये कस्टमर है हरीश मथारिया नाम का, उससे चेक आया है मेरे कस्टमर के पास, मानस जैन के पास, चलो पैसा निकालो।
तो SBI HDFC को दे देगी 50,000 रुपये, और HDFC वो 50,000 किसके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देगी? मानस के। और ये सब करने में 2 से 3 दिन का समय लगता है। इसी को बोलते हैं T+2 साइकिल, ट्रांजेक्शन प्लस 2 डेज का सेटलमेंट साइकिल। सेम उसका रहेगा। HDFC बैंक है, मेरी तेरी बैंक सेम, मेरी तेरी ब्रांच सेम, तो 2 घंटे में भी क्लियर होता है। समझ में आया क्या? बैंक ब्रांच सेम, सिटी सेम, सब कुछ सेम, तो 2 घंटे में भी क्लियर हो जाता है। हाँ, 2 घंटे, T+2 आवर्स, यस और नो, हो जाता है। और उसमें भले ही बैंक अलग है, लेकिन मानस अगर प्रीमियम कस्टमर है HDFC का, तो HDFC तुरंत मानस के अकाउंट में खुद की जेब से 50,000 डालती है और बाद में SBI से लेते बैठती है। अगर वो प्रीमियम कस्टमर है तो, जिसका मिनिमम बैलेंस 10 लाख रुपए का रहता है अकाउंट का, तो ऐसे भी है। फिर अगर मानस को कभी बैंक से पैसे निकालने, तो मानस को ATM जाने की जरूरत नहीं, ATM मानस के घर पे आएगा। यानी मानस बोल देगा बैंक मैनेजर को, फोन लगा कि मुझे कैश चाहिए, विड्रॉ करना है 50 लाख रुपए, सर कहीं आने की जरूरत नहीं, बैंकर घर पे आ जाएगा, आपके पैसे लेके आ जाएगा, आप विड्रॉल स्लिप पे साइन कर देना। समझ में आए? पैसे डिपॉजिट करना है तो भी वो घर पे पैसे लेने आ जाते हैं, पैसे विड्रॉ करना है तो भी वो घर पे आ जाते हैं, चेकबुक इसको चाहिए तो भी इसको तुरंत सेम डे चेकबुक घर पे आके दे के जाते हैं बैंकर खुद। पोस्ट भी इसका कुरियर का काम नहीं है, बट ये प्रीमियम कस्टमर के लिए फैसिलिटी है। प्रीमियम कस्टमर जैसे अंबानी वगैरह, सब उनके घर से ही हो जाता काम, बस बोलना पड़ता है एक बार, तो बैंक खुद घर पे आ जाती है। मेरा एक सपना है, अपन नेक्स्ट ईयर खोलेंगे भाई प्रीमियम वाला अकाउंट। अभी अपना जो अकाउंट का बैलेंस है वो 5 लाख रुपए मिनिमम बैलेंस वाला अकाउंट है एक, जिसमें अपने को CC और फैसिलिटी बहुत सारी मिलती है, बहुत सारी फैसिलिटी। मतलब अपने एक फ़ोन पे सारे काम हो जाते, बैंक से लोन चाहिए, लोन जल्दी हो जाता, मिनिमम बैलेंस रखना ही है उसके अंदर में, यस और नो। अब उसके अंदर में वो वैसे देखा जाए तो अपन 2 लाख रुपए का बैलेंस मेंटेन करके भी, उनका वो बैलेंस मेंटेन करने का साइकिल रहता है कि ऑन एन एवरेज तुम्हारे अकाउंट में इतना होना चाहिए, तो कभी ज़्यादा रहते तो कभी कम रहते, तो अपना एवरेज मेंटेन रहता होता है 4-5 लाख रुपए का, तो वो हो गया काफ़ी। पर 10 लाख रुपए मिनिमम बैलेंस, हिलना नहीं चाहिए अकाउंट से पैसा, तो उसके उस कस्टमर के लिए तो ऐसा समझो कि बैंक ऐसी बाहें फैलाए बैठी है कि सर आप बोलो, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, सब घर से। सर ये फिर ये चेक वेक के लिए भी घर पे, हाँ सब घर पे आ जाते हैं। फिर आपका अकाउंट रुकता नहीं बेटा, आपके अकाउंट में अगर आपने किसी से चेक लिया तो बैंक आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर देती है सामने वाले से। सर अगर सामने वाले से रिकवर नहीं हुआ तो फिर बैंक आपके अकाउंट से पैसे काट भी लेगी उतने। समझ में आएगा? डेफिनेशन ऑफ चेक, चेक इज एन अनकंडीशनल ऑर्डर। देखो अभी मैंने बताया था ना, मैंने मेरे बैंक को ऑर्डर दिया कि तू मानस को पैसे दे, इसलिए तो देखो चेक पे लिखा रहता है पेड टू, यस और नो। और ये चेक जनरली है ना, क्रॉस चेक भी हो सकते हैं, बेरर चेक भी हो सकते हैं, बताऊंगा आगे। डेफिनेशन ऑफ चेक, चेक इज रिटर्न अनकंडीशनल ऑर्डर साइंड बाय द अकाउंट होल्डर। अकाउंट होल्डर कौन था? मैं। डायरेक्टिंग अ स्पेसिफिक बैंकर, बैंकर कौन था मेरा? SBI। मैंने SBI को ऑर्डर दिया, ऑर्डर कैसे दिया? लिखित फॉर्म में, और उस लिखे हुए पेपर को आप लोग क्या बोलते हो? चेक। टू पे, कि भैया पे करो। ऑन डिमांड सर्टन सम ऑफ मनी, ऑन डिमांड जिस दिन मानस आ जाएगा उस दिन दे देना, यस और नो। अब क्या होता है, अगर वो चेक के ऊपर में ऐसे क्रॉस नहीं है कॉर्नर में, या अकाउंट पे ही नहीं लिखा हुआ है, अगर ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, तो मानस को वो चेक उसके अकाउंट में भी डिपॉजिट करने का काम नहीं है। मानस वो चेक लेकर के अगर मेरे बैंक में चला जाएगा SBI में, तो भी SBI मानस को 50,000 हार्ड कैश दे देगी। इस चेक को कौन सा चेक बोलते हैं? बेरर चेक, जिसके हाथ में है उसका। और अगर वो चेक मानस से खो गया, कोई और अगर वहां पे चला गया, तो बैंक उसको भी 50,000 दे देगी। बेरर, जिसके हाथ में है उसका। इसीलिए चेक हमेशा कैसे होने चाहिए? क्रॉस्ड, अकाउंट पेई। अकाउंट पेई मतलब जिसके अकाउंट में पैसे जाएंगे उसका नाम लिखा हुआ होना चाहिए, पेई का नाम। बरोबर है? चल ध्यान से सुनना। अकाउंट पे तो 2 में आ जाएगा ना। किसमें? अकाउंट पे का नाम तो 2 में, 2 वाले कॉलम में आ जाएगा। 2 वाले कॉलम में मतलब? चेक में लिखते हैं ना 2 किसके लिए। हाँ नहीं, मैं बोल रहा हूँ बेरर चेक मतलब यहाँ पे कुछ भी नाम नहीं लिखा हुआ है, अच्छा बैठ। कुछ भी नाम ही नहीं लिखा हुआ है, बस साइन करके रखा है, अमाउंट दिया हुआ है, क्रॉस भी नहीं है, जिसको चेक मिला उसका नाम लिख करके पैसे निकाल लेगा। अगर वो चेक पे नाम लिखा हुआ है और क्रॉस नहीं है, फिर भी वो बेरर चेक है, बैंकर को पैसे देना पड़ता है, बट आज के टाइम पे बैंक देती नहीं है। बैंक बोलती है इस पे मानस का नाम लिखा हुआ है, तुम मानस हो गया, मानस जैन हो गया, दिखाओ आधार कार्ड, पैन कार्ड,
फिर मुझे कॉल करेगी अगर शक है तो, कि ऐसा ऐसा चेक आया हुआ है, पेमेंट करना है क्या। तो ये, बट वैसे हिसाब से लीगली देखा जाए तो बैंक को पैसे देना पड़ेगा, बट वो तो अपने ही सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए तरह तरह के अप्रूवल अपने से लेकर के रखे रहते हैं उन्होंने। अपन करते हैं ना एक्सेप्ट 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 एक्सेप्ट, मतलब अपन ने अप्रूवल दे के रखा हुआ है कि बैंक को अगर डाउट आए तो बैंक मेरा पेमेंट भी रोक देगी। पे ऑन डिमांड सर्टन सम ऑफ मनी ओनली टू अ पर्सन नेम्ड देयरइन और टू द बेयरर, जिसका उस पे नाम लिखा हुआ है उसको, या फिर जिसके हाथ में है वो उसको। यस और नो। पार्टीज टू द चेक, कितनी पार्टी होती है इसमें? 3। मैं मानस SBI, मैं कौन हूं? पेयर। मानस कौन है? पे। और SBI कौन है? ड्रॉई। मानस पे, ड्रॉवर। किसने ड्रॉ किया? हरीश ने। किसके ऊपर ड्रॉ किया? बैंक के ऊपर। सो मैंने उस बैंक के ऊपर ऑर्डर ड्रॉ किया, हे बैंक सुन, तो इसको पेमेंट कर। किसने ड्रॉ किया इस ऑर्डर को? मैंने। तो मैं कौन हो गया? ड्रॉवर। किसके ऊपर ड्रॉ किया? बैंक के ऊपर। बैंक कौन हो गई? ड्रॉई। और किसके लिए? पैसा किसको देना है? मानस को। तो मानस कौन हो गया? पेई। कुछ बात समझ में है सभी को? ड्रॉ, ड्रॉई, पेई। तो आज के बाद अगर आपसे कोई पूछेगा कि चेक के केस में कितनी पार्टी होती है, तो 2 नहीं लिखने का, क्या बोलना? 3। कौन कौन है? ड्रॉर, ड्रॉई, पेई। ड्रॉई हर बार कौन रहेगा? बैंक। चेक के केस में हर बार ड्रॉई कौन रहेगा? बैंक। बरोबर है? ड्रॉर, पेई कोई भी हो सकते हैं। अच्छा एक सवाल पूछूं क्या? ड्रॉर और पेई सेम पर्सन हो सकते हैं क्या? ड्रॉर पेई सेम पर्सन हो सकते हैं क्या? बिल्कुल सही जवाब, हो सकते हैं। मेरे SBI का चेक मेरे HDFC बैंक में मैं लगा रहा हूँ, क्यों? मैंने आपको सवाल क्या पूछा? मैं ड्रॉर और पेई सेम पर्सन हो सकते हैं क्या? ट्रांसफर कहाँ से? SBI और HDFC के हाथ जुड़े हुए हैं क्या? मेरे नहीं, पर बैंक तो अलग अलग है। ये SBI, ये HDFC। मेरे SBI के अकाउंट में पड़े 10 लाख, HDFC में पड़े 2,000 रुपये। मेरा HDFC से EMI जाने वाला है, तो मैं क्या करूँगा? मेरे HDFC में पैसे ट्रांसफर करने हैं। मान लो इंटरनेट सिस्टम, बैंकिंग सिस्टम कुछ नहीं है ऐसा समझ, तो मैं क्या करूँगा? मेरा SBI का चेक, जिसमें मेरा ही नाम लिखूंगा HA मथारिया, अकाउंट पीछे अकाउंट नंबर लिख दूंगा HDFC का, और ये चेक डाल दूंगा HDFC में। HDFC SBI से पैसे ले लेगा और वो मेरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर देगा। मैंने मेरे ही SBI के मेरे SBI का चेक मैंने मेरे HDFC में डिपॉजिट किया, मेरे SBI का साइन, क्योंकि SBI में पैसे पड़े थे ना 10 लाख, मुझे SBI से कहाँ डालना था? HDFC में। तो मेरा SBI का चेक 10 लाख रुपए पे कौन कर रहा है? हरीश। किसको मिल रहा है? हरीश को। बट हरीश कौन? हरीश SBI हरीश HDFC को दे रहा है। हरीश SBI किसको दे रहा है? हरीश HDFC। सो ड्रॉर एंड पेई कैन बी द सेम पर्सन, सब्जेक्ट टू वन कंडीशन, बैंक अलग होना चाहिए। SBI हरीश को नहीं दे सकता। हरीश HDFC सेम बैंक सेम पर्सन, फिर वो अकाउंट अलग अलग हो गए, फिर करंट और सेविंग तब भी होगा। 2 अकाउंट अलग अलग है, एक करंट अकाउंट है, एक सेविंग अकाउंट है, तो भी हो सकता है। क्योंकि हमारी पहचान हमारा नाम नहीं है, हमारी पहचान है हमारा नंबर। इस दुनिया में सब कुछ नंबर ही है, नंबर गेम है। तुम मुझे एक चीज बताओ और बोल दो कि सर ये चीज नंबर से रिलेट नहीं करती, मैं आपको बता सकता हूँ। जैसे इसने चश्मा निकाला, ये भी रिलेट करता है, नंबर से ही। तुम बताओ एक चीज, बोलो एक चीज, मैं बताता हूँ उसका नंबर के साथ क्या कनेक्शन है। एड्रेस ले लो, कोई भी एड्रेस नंबर से रिलेटेड है। पिन कोड, यस और नो। बैंक बैलेंस नंबर, मनी, यस और नो। अकाउंट नंबर, हाँ सब कुछ नंबर। अरे कैमरा भी नंबर से रिलेट करता है, इसका भी QR कोड होगा, कोई एक नंबर ही रहता है। वो डैश 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 वो लाइनें रहती है ना, वो सब अल्टीमेटली क्या है? नंबर, बारकोड नंबर। तो हर चीज नंबर से ही रिलेट करती है। अपनी हाइट नंबर, हेल्थ भी नंबर पे रिलेट करती है। हीमोग्लोबिन इतना इतना नंबर होना चाहिए, इतना इतना नंबर नहीं होना चाहिए, सब कुछ किस में कन्वर्ट हो गया? नंबर में। चीज बोला मैंने, क्लियर?
इमोशंस भी आज के टाइम पे तुम मेजर करो, बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट है जो इंसान स्ट्रेस में है उसका भी नंबर्स में कन्वर्ट होता है। इमोशन बैरोमीटर होता ही होगा कुछ ना कुछ। जब हार्ट रेट वगैरह सब नंबर में आ गया, ईसीजी नंबर्स में आ गया, सब कुछ नंबर गेम ही तो है। कंटेंट ऑफ चेक, ऊपर का जो फॉर्मेट है ना उसमें ये सारा कंटेंट है। ऊपर जो हमने फॉर्मेट देखा उसी में सारा कंटेंट लिखा हुआ है। देखो, नेम ऑफ द बैंक, डेट ऑफ इशूइंग चेक, नेम ऑफ द पे, अमाउंट इन वर्ड्स, नेम एंड सिग्नेचर ऑफ द अकाउंट होल्डर, चेक नंबर, MICI नंबर, IFSC कोड, अकाउंट नंबर। IFSC कोड हर एक बैंक का, हर एक ब्रांच का अलग अलग रहेगा। सर MICR नंबर क्या है? MICR नंबर है ना बेसिकली यार ये चेक से रिलेटेड है। एग्जैक्ट जानकारी आपको MICR नंबर की मैं आपको देता हूँ। क्या है, काफी समय हो गया है। हाँ, मेटा लिखा वो बस वो चेक को रीड करता है। मतलब जैसे क्या है, अगर वो चेक को स्कैन करना है ना, जैसे वो मशीन होती है उसको OCR मशीन बोलते हैं, उससे इस नंबर को रीड करते हैं। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर कुछ तो ऐसा रहता है। तो वो मशीन से ऐसा स्कैन करने में आपने देखा होगा ना, डीमार्ट के अंदर में ऐसा प्राइस कितने का ऐसा देखते रहते हैं क्या, वो खट 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 ऐसे ऐसे वो प्राइस आ जाती है। तो बस वो उस टाइप का चेक को अगर रीड करना है पूरा, कौन से बैंक का है कौन से, उसमें बेसिक डेटा रहता है MICR में। वो इंक जो रहती है ना वो नॉर्मल इंक नहीं रहती है, वो अलग इंक से लिखा जाता है जिससे समझ में आ जाती है कुछ चीज़ें कौन से बैंक का है, किस अकाउंट का है, क्या है। तो वो है एक MICR नंबर। रियल लाइफ में कोई उसको यूज़ मैंने आज तक करके देखा नहीं, ना ही किसी को यूज़ करते देखा है ना। बट इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो मुझे एक दिन का समय दो। काफ़ी साल हो गए इसके ऊपर रिसर्च नहीं हुआ है, ना ही कोई चेक के ऊपर, क्योंकि आज के टाइम पे चेक कोई यूज़ ही नहीं करता है बेटा। चेक कौन यूज़ करता है, हर कोई UPI, जीपे, फोन पे, इंटरनेट बैंकिंग, नेट बैंकिंग, स्कैन कोड, यही सब करता है। तो चेक बहुत कम हो गया आज के टाइम पे। इसमें पेपर बहुत वेस्ट होता है और ये चेक के क्वालिटी, पेपर की क्वालिटी बहुत अच्छी रखनी पड़ती है। सोचो हर एक बैंक में लाखों करोड़ों चेक बुक बनती होगी, कितना पैसा जाता है इसके अंदर में। और वही जीपे फोन पे से कर दो, वो सारा पैसा बच गया, अमाउंट भी ट्रांसफर हो गया तुरंत, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में। चेक में मेहनत कितनी है सुनो, वो चेक संभाल के रखो, 2 दिन बाद वो कोई इंसान गाड़ी को किक मार के पेट्रोल जलाएगा, चेक डिपॉजिट करने जाएगा, फिर वो बैंकर उसका वो चेक भेजता है, फिजिकली भेजते हैं चेक, फिर बैंकर की गाड़ी जाएगी। तो ये ट्रांसपोर्टेशन में बहुत कॉस्ट चली जाती है। ये तो ऐसी बात हो गई, 1 रुपए का सिक्का मैन्युफैक्चर करने की कॉस्ट 1 रुपए से ज़्यादा है। समझ में आया क्या? इस कारण से ये चेक की प्रथा काफ़ी हद तक कम हो गई। बोलो और अभी UPI से 2000 के ऊपर भेजे तो चार्ज लगता कुछ? कि इसमें वो डिपेंड आपका UPI कौन सा है, आप उससे कितने ट्रांजैक्शन कर रहे हो। तो काफ़ी लोगों को फ्री में भी है, अगेन वो डिफरेंट पॉलिसी है यार। बट चेक तो अच्छा हो गया, बंद कर दिया उन्होंने, काफ़ी हद तक कम ही हो गए चेक, पहले बहुत यूज करते पहले बहुत होती थी। साइन भी गलत हो गई तो प्रॉब्लम। हाँ हाँ वही वो टाइम पे मैं एग्जैक्ट मेरा ना रिफंड हो जाता, मतलब बाउंस हो जाता चेक। उसके बाद टाइप्स ऑफ चेक, बेरर चेक, ऑर्डर चेक, क्रॉस चेक। बेरर चेक, एनी पर्सन, वन बाय वन एक एक पढ़ेंगे। एनी पर्सन हु कैन गेट द पेमेंट ऑफ द चेक एट द काउंटर ऑफ द बैंक, बैंक के काउंटर पे जाएगा, वो बेरर चेक दिखाएगा, उसको पेमेंट मिल जाएगा जिसके हाथ में उसका। बेरर चेक इज एज गुड एज मनी, एज गुड एज कैश। मानस की 500 रुपए की नोट रोड पे गिर गई और 2 मिनट बाद वो शौर्य को मिल गई, अब वो नोट किसकी हो गई? शौर्य की। मानस क्लेम कर सकता है कि उसके ऊपर वो नोट मेरी थी, सबूत क्या है? ये नंबर की नोट तेरी है। हाँ, किसी CCTV कैमरे में अगर आ गया कि ये नोट गिरी और उसी समय इसने उठाई, तो वो लीगली उस रास्ते से नोट क्लेम कर सकता है। बट अदरवाइज किसी नोट के ऊपर में किसी का मालिकाना हक नहीं है। समझ में आया क्या? इसीलिए नोट के ऊपर लिखा रहता है, मैं धारक को, धारक यानी बेरर, धारक जो से धारक धारण कर रहा है, मैं धारक को 500 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ। पहले धारक कौन था? मानस। 2 मिनट बाद धारक कौन है? शौर्य। या बोल बेटा। अगर शौर्य ने देखा होगा और मानस ने देखा होगा कि शौर्य ने उठाया तो वो बोल सकता है। वैसे तो फिर मैं बोल दूं मुकेश अंबानी के पास जो 5,000 करोड़ मेरे ही उठाए हुए हैं, मैंने देखा। सबूत क्या है? जो विक्टिम खुद है वो एविडेंस बोल के अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर सकते, वरना क्या है, मैं बोल दूंगा वो जो वॉच है ना वो मेरी है। समझ में आया क्या? या तेरी जेब में जितने भी पैसे हो मेरी है, ऐसा बोल सकते हैं ना। इसीलिए लॉ है, कायदा है, सब लोग हैं। आ जाओ। सो एनी पर्सन कैन गेट द पेमेंट ऑफ द चेक एट द काउंटर ऑफ द बैंक, बैंक काउंटर पे जाके पैसे ले सकता है। तो वो जो चेक रहेगा जिससे पैसे मिल जाएंगे, उस चेक को हम लोग क्या बोलेंगे? बेरर चेक। एनी पर्सन who hold a check and is physically present at the counter and signs the same in front of the banker can get the amount of check। जैसे ध्यान से सुनना,
बेरर चेक है, उसके ऊपर मैंने नाम नहीं लिखा हुआ है, वो चेक मिल गया मान लो मानस को, मानस ने उस चेक के ऊपर अपना नाम लिख लिया, मानस जैन, जैन ना, मानस जैन, उसने अपना नाम लिख लिया और बैंक के पास चला गया। बैंक वाले को बोला लाओ पैसा दो, बेरर चेक है, बैंक वाले देंगे, बैंक वाले इसको बोलेंगे वो चेक के पीछे तुम्हारा साइन कर दो, तुम्हारा कॉन्टैक्ट नंबर लिख दो, बैंक के सामने लिख देगा, बैंक इसका आधार कार्ड पैन कार्ड देखेगी कि ये ही मानस जैन है और दे देगी इसको पैसे। समझ में आएगी? तो सर देखो बेरर चेक के ऊपर ऐसा कुछ क्रॉस है? नो। क्रॉस के अंदर में कुछ अकाउंट पे ही लिखा है? नो। ये क्रॉस के जगह सिर्फ अकाउंट पे लिखा है? नो, कुछ भी नहीं है तीनों में से। कौन सा चेक है? बेरर चेक। बोल बेटा। बिना आधार कार्ड पैन कार्ड देखे नहीं दे सकते क्या? यार वैसे देना नहीं चाहिए, गलत है ना। कल चल के वो चेक किसी से चुरा लिया, मेरे साइन किए हुए चेक कभी रखे रहते, किसी ने ले लिए और किसी ने नाम लिख लिया, या फिर ऑलरेडी चेक साइन किया हुआ था उसके ऊपर नाम लिखा हुआ था मानस का, वो चेक मानस से खो गया है, किसी और को मिल गया, शौर्य को मिल गया, शौर्य बैंक में गया, मैं ही मानस जैन हूँ, तो देखे क्या, वो क्या बोलेंगे इस पे नाम लिखा हुआ है मानस जैन, भले ही ये बेरर चेक है बट तुम आधार कार्ड पैन कार्ड दिखा दो कि तुम ही मानस जैन हो, और ये सही भी है। हाँ, आइडेंटिटी प्रूफ तो चाहिए। तो आजकल बट पूछते सर वहाँ पे कैसे हैं? बेरर चेक, हाँ हाँ, वहाँ बेरर चेक में लिखा है पे डैश और बेरर, तो बेरर का नाम है ना किसका? वहाँ। नहीं, बेरर मतलब नाम लिखा हुआ बेरर नहीं, बेरर मतलब जिसके हाथ में वो है बेरर। तो फिर कॉलम क्यों ऐसे छोड़ा है पे? किसमें? हाँ तो यहाँ पे है कि नहीं वो लिखना पड़ेगा ना, जैसे कि नहीं, ये देखिए मैंने चेक साइन करके रखा है, ये मैंने एक चेक साइन कर लिया, अमाउंट लिख दिया इसके अंदर में 1000, बरोबर है, ये मेरा अकाउंट नंबर मैंने लिख दिया, ठीक है, और ये सब कुछ है, ये मेरा चेक है, और यहाँ पे मैंने इस पर डेट भी लिख दी, ये चेक तुझे मिल गया, तू क्या करेगा, इस पे तेरा नाम लिखेगा और बैंक में जाके पैसे ले लेगा। ये चेक शौर्य को मिला तो शौर्य उसका नाम लिखेगा, शौर्य सरनेम क्या अपना, शौर्य बैंक में जाकर के पैसा ले लेगा। मान लो इस पे नाम लिखा हुआ है शौर्य का और चेक किसको मिल गया, मानस को, अब दिक्कत हो जाएगी, फिर वो चेक करेंगे। या फिर इस पे किसी का नाम नहीं लिखा हुआ है, बस ये बेरर चेक है 1000 रुपए, तो बैंकर बोलेगा मेरे सामने तुम्हारा नाम लिखो, तुमको पैसे चाहिए ना, चलेगा, तुम तुम्हारा नाम लिखो, साइन करो, आईडी प्रूफ दिखाओ, लेके जाओ। तो हर जो चेक दे रहा है बेरर वाला उसको पहले लिख के नाम रखना ही चाहिए। नाम लिख करके रखना चाहिए, वरना बैंकर को डाउट आएगा ना। तो हर बैंक में भी आईडी प्रूफ देखते हैं क्या? आईडी प्रूफ देखते ही यार, हिसाब से देखना चाहिए, हिसाब से देखना चाहिए, बगैर आईडी प्रूफ दिए बैंकर ने पैसे देने भी नहीं चाहिए। आरबीआई की गाइडलाइंस है कि तुम बगैर आईडी प्रूफ दिए मतलब कोई कसाब विसाब आ गया तो है ना, पैसे लेने के लिए, बंदूक लेके नहीं। उसके बाद ऑर्डर चेक, व्हेन अ चेक इज ड्रॉन पेएबल टू अ स्पेसिफिक पर्सन और ऑर्डर इज कॉल्ड एज एन ऑर्डर चेक। द पेमेंट ऑफ ऑर्डर चेक इज मेड बाय द बैंक टू द पर्सन's नेम मेंशन देयरइन और टू एनी अदर पर्सन ऑर्डर्ड बाय हिम। ध्यान से सुनना मुन्ना, प्लीज ध्यान दो, बहुत प्यारा प्यारा कॉन्सेप्ट है। इसके ऊपर नाम लिखा हुआ था मानस का, ये मैंने मानस को चेक दिया 1000 का, ये मैंने साइन कर दिया। अब मानस की तबीयत खराब है, मानस बैंक में नहीं जा सकता, मानस ने शौर्य को भेजा, चेक पलटाया, चेक के पीछे मानस ने लिख दिया प्लीज पे टू मिस्टर शौर्य कोठारी, और मानस ने उसका साइन कर दिया। मानस ने अपना एक आईडी प्रूफ का जेरोक्स दिया, शौर्य का आईडी प्रूफ का जेरोक्स शौर्य को रखा साथ में, और शौर्य को लेके भेज दिया चेक। अब ये चेक कौन सा है, ऑर्डर चेक। ये किसको मिलेगा पैसा, या तो जिसका नाम लिखा है उसको, या तो जिसका नाम लिखा है उसने जिस किसी के लिए ऑर्डर दिया उसको। कुछ बात समझ में आ रही है? एक तो उसको पेमेंट मिलेगा जिसका नाम लिखा हुआ है, एक तो उसको पैसा मिलेगा जिसका नाम लिखा हुआ है उसने जिस किसी को देने का ऑर्डर दिया उसको। अगर उसने मतलब शौर्य का नाम लिखा होगा तो शौर्य को मिलने के चांसेस है। किसको, तो वो तो खुद ही भेज रहा है ना, ये खुद ही बोल रहा है कि शौर्य को दे दो पैसा, मिलने के चांसेस मतलब क्या, उसी को मिलेगा। या तो ऐसा अगर मेरे बिहाफ पे लेना तो प्लीज पे मिस्टर शौर्य कोठारी ऑन माय बिहाफ। ऑन माई बिहाफ, ये इसका कॉन्टैक्ट नंबर लिख देगा, साइन कर देगा, इसका आईडी प्रूफ भेज देगा साथ में, यस और नो। या फिर एक अथॉरिटी लेटर दे देगा, उसके ऊपर स्टैंप लगा के खुद का साइन कर देगा, यस और नो। बैंक वेरीफाई करती है, डोंट वरी, इतनी आसानी से पेमेंट नहीं देती है, बट अब यहाँ पे सारी डिटेल प्रोसीजर नहीं दी है उन्होंने। ऊपर वाला कौन सा था, बेरर, ये कौन सा है, ऑर्डर। सर जिसका बैंक अकाउंट नहीं है उसको चेक मिल गया तो कैसा होगा? बस कुछ नहीं, उसको सबसे पहले जाके बैंक अकाउंट ओपन करना है, उसके अंदर में चेक डिपॉजिट करना है, उसके या फिर वो बेरर चेक अगर होगा तो बैंक अकाउंट ओपन करने की जरूरत नहीं, वो कैश निकाल सकता है।
बराबर। अब सबसे बढ़िया और मेरा फेवरेट ये है क्रॉस्ड चेक फॉर द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी फॉर द सेफ इंटरेस्ट ऑफ द अकाउंट होल्डर एंड द ड्रॉइंग टू द पैरेलल, क्या बोल रहा है बेटा यहाँ पे, ड्रॉइंग टू पैरेलल ट्रांसवर्स लाइन, ये दिख रही है क्या, ऊपर में कोई केस में थी क्या है, यहाँ थी क्या, नो, यहाँ भी थी क्या, नो, या तो ऐसी दो लाइन लिखी रहेगी या तो फिर ऐसा लिखा रहेगा, ये लाइन अगर नहीं है तो ऐसा लिखा रहेगा अकाउंट पेई, या तो दोनों भी रहेगा, अकाउंट पेई भी लिखा रहेगा और दो लाइन भी रहेगी। इन तीनों में से कोई एक भी चीज, कौन सी तीन चीज, या तो सिर्फ दो क्रॉस लाइन, या तो सिर्फ अकाउंट पेई, या तो दो क्रॉस लाइन के बीच में अकाउंट पेई, तो वो चेक कौन सा बच जाएगा, क्रॉस चेक। ध्यान से सुनना, क्रॉस लाइन ऑन द फेस ऑफ द चेक इज कॉल्ड एज क्रॉस चेक। क्रॉस चेक की खासियत बता देता हूं। अब ये जैसे ही दो लाइनें इस पे मार दी, मेरा साइन किया हुआ चेक है, इस पे लिखा हुआ है 10,000, नाम नहीं लिखा है मैंने इसके अंदर में कुछ भी, बस मैंने क्या किया, अकाउंट पे लिख के रखा है या दो लाइनें मार दी सिंपल, या दो लाइनें मार के अकाउंट पे लिख दिया। अब ये चेक मेरा खो भी गया तो मेरे को कोई डर नहीं। मान लो ये चेक मिल गया मानस को, मानस ने फिर से इसके ऊपर खुद का नाम लिख लिया और मानस गया बैंक में, लाओ पैसे दो, बैंक बोलेगा नहीं पैसे नहीं दूंगा। मानस बोला क्यों, बैंक बोला एक अकाउंट पे ही चेक है। मानस बोला तो मेरा नाम लिखा हुआ है, हाँ सब आपका नाम लिखा हुआ है, आप ही को पैसे मिलेंगे, घबराओ मत, बट ये पैसे आपके हाथ में नहीं आएंगे, आपके अकाउंट में जाएंगे, क्योंकि क्या लिखा है, अकाउंट पे ही। सो अब मानस को उस बैंक में अकाउंट ओपन करना होगा, या ऑलरेडी उसके बैंक में अगर उस अकाउंट है उस बैंक में तो मानस के अकाउंट में पैसे जाएंगे। सर इसमें आपको घबराने वाली बात क्यों नहीं थी, ये तो टेंशन वाली बात है। नहीं, अब मेरा बैंक स्टेटमेंट जब मैं देखूंगा तो मुझे दिखेगा मेरे अकाउंट से 10,000 किसके अकाउंट में गए, मानस जैन के। मैं मानस के ऊपर केस कर सकता हूँ, 10,000 मेरे तूने क्यों लिए, मैंने ऐसा तेरे से क्या ले लिया था जो तूने मेरे से 10,000 लिए, ये गलत हुआ, फ्रॉड हुआ, और ये पैसे वापस मेरे पास आ सकते हैं क्या, यस। लेकिन बेरर चेक में एक बार पैसा गया तो वो वापस नहीं आएगा। कुछ बात समझ में, इसीलिए कभी भी किसी को देते समय क्रॉस चेक देना, बेरर चेक नहीं देना। सर ये रियल लाइफ में आपने जो बताया ये आज अप्लीकेबल है क्या, हाँ, इसीलिए चेक क्रॉस करके रखता हूँ मैं, काफ़ी बार साइन करके अगर चेक दिया पंकज को, उस पर नाम भी लिख देता हूँ, क्रॉस भी कर देता हूँ। बोल बेटा। क्रॉस चेक में सर आपने बोला जैसे कि आपको अकाउंट में ट्रांसफर होंगे वो आपका बैंक में अकाउंट में, तो आपका चेक भी सेम ही बैंक का होगा क्या? कौन सा, जैसे अगर मान लो नहीं 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 नहीं, तेरा कोई भी बैंक का चेक रहने ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी HDFC बैंक है, तेरा बैंक ऑफ महाराष्ट्र का रहने दे, SBI का रहने दे, तो तू अगर मेरे बैंक में गया, SBI का चेक है, तू मेरे बैंक में गया, लाओ पैसे दो, वो बैंकर क्या बोलेगा, साहब ये पैसा तो जो है वो अकाउंट में ट्रांसफर होगा, बरोबर है। मेरी कौन सी बैंक थी, SBI, चेक कौन से बैंक का रहेगा, ऑब्वियसली SBI का। अभी SBI में चला गया पैसे लेने, लाओ पैसे दो, बैंक बोला ये बेयरर चेक नहीं है, ये अकाउंट में ट्रांसफर होगा। तो मानस बोला ठीक है अकाउंट में ट्रांसफर करो, तो बैंक पूछेगी इसको SBI आपका अकाउंट है क्या SBI में, मानस ने बोला नहीं HDFC में अकाउंट है, तो SBI क्या बोलेगा, जाओ HDFC बैंक में चेक जमा करवाओ। समझ में आया क्या, जिस बैंक में मानस का अकाउंट है उस बैंक में चेक जमा होगा और रिकॉर्ड में आ जाएगा क्या, मेरे अकाउंट से 10,000 किसके अकाउंट में गए, मानस के। और क्या मैं इससे पैसा रिकवर कर सकता हूँ फॉर नो रीजन, अगर इसने लिया होगा तो, यस। इसीलिए सेफ रहता है, इसीलिए सेफ रहता है क्योंकि रिकॉर्ड में आ जाता है। बाकी सब सेम रहेगा, अकाउंट नंबर, बैंक का नाम, सिग्नेचर, ये चेक नंबर, MICR नंबर, चेक नंबर। अब इसमें से ये रहेगा आपका इन्वर्टेड कॉमा में जो है वो चेक नंबर, और ये है MICR नंबर। चेक नंबर वेरी करता है क्या? आओ आओ, सबके चेक नंबर अलग अलग रहेंगे, कोई भी दो चेक नंबर सेम नहीं रहेंगे। उसके बाद है क्रॉस्ड अकाउंट पे, देखो अभी जो मैंने ऊपर बोला सेम चीज, समझ में आया क्या, क्रॉस भी है और अकाउंट पे भी, समझ में आया, रीजन सेम है, ऊपर जो था सब कुछ सेम। देखो जरा एक बार चेक करना, अ क्रॉस अकाउंट पे चेक इज सिमिलर टू द क्रॉस चेक। In this type of the check, specific person or organization deposited a check into the bank and the amount is credited to his specific account only. When two parallel lines across the check are drawn with the words account payee only, it is called as cross account payee check. दोनों का भी पैसा अकाउंट में ही जाएगा। अब आप ऐसा रखो चाहे आप ऐसा रखो, या दोनों भी नहीं है, बस आपने चेक के ऊपर में ये भी लिख दिया
क्रॉस लाइन नहीं है तो भी वो क्या बन जाएगा, अकाउंट पे चेक। उसके बाद इंपॉर्टेंस एंड यूटिलिटी ऑफ जर्नल, ये आज आप घर से रीड करके आओगे। भाई साहब समय का पता नहीं चलता आप लोगों के साथ। कल हम लोग थ्योरी नहीं लेंगे, सॉरी, आज मैं एक्चुअल में प्रैक्टिकल लेने वाला था, बट किधर समय गया अब नहीं पता चला। अभी आप यहाँ से आगे आप घर से पढ़ के आओगे। नेक्स्ट लेक्चर में क्या रहेगा पहले बता देता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन लूँगा। आप सभी के पास में ये है ना, बुक है ना। नेक्स्ट लेक्चर में मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट में लेने वाला हूँ जर्नल के। हमने इसके आगे के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं बच्चों, एक बार ध्यान देना। जर्नल एंट्रीज के हमने क्वेश्चन सॉल्व किए, कुछ एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लेंगे। कल नया टॉपिक स्टार्ट नहीं करूँगा, कल एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चन लेंगे जर्नल एंट्रीज के सभी नया। कल बेसिक एंट्रीज जो है फिर से एक बार हम लोग देखेंगे। कल भरपूर आप लोगों से प्रैक्टिस करवाऊंगा, तो अच्छे से खा पी के नाश्ता वास्ता करके आना। मुन्ना तेरी बुक तो साथ में लेके आ जाना है, ये वाली है ना। कल बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस रहेंगे। कल टाइम क्या रहेगा? कल तो आ जाओ यार तुम लोग 7 बजे। 7 बजे रख दो। 7 बजे रख लूँ? हाँ तो बस फिर आ जाओ, 7 बजे आ जाओ। 7 बजे आते ही सबसे पहले क्या करवाऊंगा मैं आपसे, प्रैक्टिस। थैंक यू सो मच गाइस, लव यू ऑल, ठीक है भाई।